अजीब बदमाशी का अड्डा बन गया यूनाइटेड नेशन के अमेरिका इजराइल जो चाहे उन्हीं के लिए फैसले करते हैं। वो भाई यमन पड़ोसी मुल्क है, ऐसा तो नहीं हो जाके सऊदी अरब पे कब्जा कर ले रहे हैं, उनके मफादात पे कब्जा कर ले रहे हैं। ये तो दादागिरी है कि हमारी मर्जी की फोर्स नहीं रहेगी तो हम जंग कब से करने लगेंगे। ओमान पर भी ईरान ने हमले किए हैं, ओमान में अमरीकी ठिकानों पर। क्या लगता है ओमान और ईरान के रिश्ते क्या ठीक ठाक रहेंगे? क्या ये हॉर्मुज़ दोनों मिलकर के ही चलाएंगे या ईरान को फिर अकेले ही अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी? ईरान ने ओमान के सिलसिले में ये किया था कि थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाया था। हॉर्मुज़ पर कंट्रोल तो ईरान ने अपनी ताकत से अकेले किया, ये जंग तो ईरान ने अकेले लड़ी। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर हैं, इसलिए कि अमेरिका की तरफ से फिर से हमले शुरू हुए। आज गुज़िश्ता रात 7वीं रात थी जिसमें लगातार अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। साथ साथ ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं। अब सिर्फ कुवैत, कतर, बहरीन तक ही नहीं बल्कि सऊदी अरब की भी खबर है, सीरिया के अंदर की भी खबर है, और इराक और सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर से मिला हुआ जो वो अल्तनफ इलाका है वहां से भी खबर है। तो ईरान भी अपने हमले बढ़ा रहा है। बात होगी नहीं होगी, कोई समझौता होगा नहीं होगा, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ईरान की तरफ से शिद्दत के साथ आवाजें आने लगी हैं बदला लेने की, और ट्रंप को कत्ल करो की मांग अब आम होती जा रही है ईरान के अंदर, क्योंकि उनके रहबर मुअज्जम को कत्ल किया गया। और पिछले दिनों जैसा आपने देखा 4,30,00,000 ईरान और इराक में लोगों ने इस जनाजे में हिस्सा लिया। उसके बाद हालात और बदल रहे हैं। उधर यमन से भी गर्म खबरें हैं, सऊदी अरब और यमन के दरमियान क्या कुछ है। और एक खबर और है कि ईरान ने अपने एलाइज को, जिनको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, रिपोर्ट ऐसी हैं, कंफर्म तो नहीं किया किसी ने, लेकिन रिपोर्ट ऐसी हैं कि ईरान ने इशारा दे दिया है कि जंग बड़ी हो सकती है, फैल सकती है। इस सब के दरमियान आज मैं बात कर रहा हूं ईरान की राजधानी तेहरान में भारत के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास साहब से। अहमद अब्बास साहब एक लंबे अरसे से वहाँ मौजूद हैं, तमाम हालात को जानते हैं, वहाँ की ज़बान जानते हैं। एक लंबे अरसे से ईरान के IRIB जो वहाँ का ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन जिस तरह से हमारे यहाँ है उसी तरह से है, उसके रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक लंबे अरसे से तमाम हालात जानते हैं, बहुत गहराई से वो बताते हैं, और अब से पहले भी आपने उनकी वीडियो बहुत पसंद की हैं। अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। क्या कुछ देख रहे हैं अब नए हालात में, क्या देख रहे हैं? ईरान की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा है कि अभी तक तो हम टिट फॉर टेट के उसूल पर चल रहे थे, जैसा हमला आपका वैसा हमला जवाबी हमारा, लेकिन अब पैराडाइम बदलने वाला है। क्या क्या किस तरफ ले जाएगा ईरान? अब हालात क्या नजर आ रहे हैं तेहरान में बैठ करके? जी काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है अगर उसको हम देखें तो इस तरह की है कि अमेरिका की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो ज्यादातर उन टावर्स को निशाना बनाया जा रहा है, उनमें जो सर्विलांस के काम में आते हैं, और मिसाइल साइट्स जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ईरान का जो जुनूबी कोस्टल एरिया है खास तौर पर उस पर ज्यादा हमले हो रहे हैं। दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन ज्यादा हमले वहां पर है। एक कोशिश और ये नजर आ रही है कि ब्रिजेस पर अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से और रेलवे लाइन पर, कि जिससे जो साउथ को बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले जो रास्ते हैं उनको अटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से, ये हमने देखा। लेकिन हमले इतने बड़े नहीं हैं कि वो हिस्सा उसका राबिता कट जाए और बिल्कुल खत्म हो जाए, लॉजिस्टिक्स ना जा सके, ऐसा नहीं, फौरन ही रिप्लेस हो। जैसे ब्रिज को अटैक किया तो वो ब्रिज रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि वो ब्रिज जिन नदियों पे बने हैं वो इस वक्त सूखी है, उसमें पानी नहीं है, तो उनमें फिर साइड से रास्ता दोबारा बनाना, हमने देखा कुछ घंटों के अंदर ही वहां पर जो है वो अपना वो जो महकमे के लोग हैं वो पहुंच गए और उन्होंने दूसरा
एक मुतबादिल रास्ता बना दिया जाने और आने के लिए। इसके नतीजे हमने देखा कि कुछ ही घंटों में ऐलान हो गया कि कोई भी रास्ता बंद नहीं है, तो उसको उसके लिए मुतबादिल रास्ते तलाश कर लिए। इस तरह की के हमले हो रहे हैं, लेकिन जवाब में ईरान ने जो हमले किए हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि एक तो ईरान लॉजिस्टिक्स पर हमला कर रहा है। अमेरिका ने जो हथियारों के जखीरे इस बीच में तैयार कर लिए थे, जो खाली हो गए, दोबारा जो भरा, तो उन पे अटैक कर रहा है। मिसाइलों का जखीरा था कुवैत में, उस पर बहुत बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद आग लग गई, एक काफी बड़े हिस्से में आग लग गई, बहुत देर तक जलती रही। उससे ये लगा कि शायद वहां पर अमेरिका ने जो जमीन से जमीन पे फायर होने वाली मिसाइल का जखीरा कर रखा था, उनको ईरान ने निशाना बनाया। उसके अलावा ईरान ने रिफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट है KC-135, उसको निशाना बनाया, खासतौर पर कि अमेरिका के लिए हमले करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमलों में उनका इस्तेमाल होता है इन एयरक्राफ्ट का। उसके साथ साथ एक और चीज ये देखी गई कि कुछ जगह ऐसी थी जो बहुत ज्यादा पिक्चर में नहीं थी और अमेरिकन उसको इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे शाम का जो तनफ का इलाका है, उस पर ईरान ने अटैक किया। अब ये चीज पिक्चर से हट गई थी, ऐसा लग रहा था कि अब सीरिया में अमेरिका ने अपने बेसिस खत्म कर दिए हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वहां पर ईरान ने अटैक किया तो पता चला नहीं, वहां पर अमेरिकन मौजूद थे, हेलीकॉप्टर्स थे और फाइटर जेट्स तो नहीं थे, लेकिन हेलीकॉप्टर्स थे जिनको ईरान ने निशाना बनाया। जॉर्डन में हमने देखा एक बड़ी तब्दीली आई कि नई कुछ बेसिस थी, उनको निशाना बनाया गया। और बाद में पता ये चला कि कतर की अल उदैद पर जब ईरान ने हमला किया पिछली दफा, उसके बाद अमेरिका ने अपनी कमांडेंट वहां से शिफ्ट कर दी जॉर्डन के अंदर, और फिर जॉर्डन में प्रिंस हसन और किंग फैसल, ये दो बेसेस इस बार हमले की जद में आई। हमने ये देखा, तो ये हमें देखने वाला। दूसरी चीज और देखने वाली कि ईरान के हमले का अंदाज बदल गया। ईरान हमले ज्यादा बड़े कर रहा है। कुवैत के अंदर में देखा पूरी बेस को आग लग गई, बहुत देर तक जलती रही, और इस तरह के हमले कर रहे हैं। जो जवाबी हमले वो काफी बड़े हो रहे हैं। बहरीन में भी जो हमले हुए वो इसी तरह के, यानी अमेरिका जो हमला करता है उसके जवाब में जो हमले करते हैं वो काफी बड़े हमले करते हैं। ये चीज हम देखें, यानी टिट फॉर टैट नहीं है, एक के बदले एक नहीं, बल्कि वो ज्यादा बड़े हमले करते हैं। अच्छा, ये ज्यादा बड़े हमले की जो स्ट्रेटेजी है, जिसके बारे में पहले कई बार और भी डिस्कस किया गया और अब ऐसा लगता है कि हालात तेजी से बदल रहे हैं, वो जो ट्रंप से बदला लेने की, ट्रंप को कत्ल करने की जो बात है, उसमें अभी एक ताजा खबर आई। इराक के कताइब हिजबुल्लाह ने $1 करोड़ का ऐलान कर दिया। ईरान में भी इस किस्म की आवाजें आईं और पार्लियामेंट ने MOU खत्म करो, इस किस्म की बात भी सामने आई। तो क्या ईरान अब तय कर चुका है कि मामलात जंग से ही हल होंगे या क्या है? इस वक्त अब्बास अराक्ची के बयानात भी जरा कम आ रहे हैं, ऐसा लगता है। जी देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है ट्रंप के ईरान के सामने ये है कि एक तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे अपनी गिरफ्त को मजबूत रखना है, इस पर ज्यादा तवज्जो है। और ईरान इस पे ये कर रहा है काज़मी साहब कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जो सप्लाई तेल की हो रही थी वो जंग के नतीजे में जो कम हुई है, उसका अपडेटा भी आ गया है कि कितना इस बीच में कम हुई, और उस कमी को कैसे कैसे दुनिया ने पूरा किया, मगर अभी भी पूरी नहीं हो पाई। करीब उसमें 50 करोड़ बैरल तेल जो है वो अभी उसकी भरपाई नहीं हो पाई, उसकी वो कमी दुनिया अभी भी झेल रही है। और सप्लाई अगर रुकी हुई है तो उससे अब ये मुश्किल और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक है वो यूज हो रहा है दुनिया के बहुत से मुल्कों का। तो ईरान को भी अच्छी तरह से पता है कि इसका प्रेशर अमेरिका झेल नहीं पाएगा और उसे लामोहला कबूल करना पड़ेगा। वेस्टर्न मीडिया में अगर आप देखिए तो धीरे धीरे अब तो फॉरेन अफेयर्स का मैं आर्टिकल एक देख रहा था, वो आया कि भाई ये मानना पड़ेगा कि ईरान ने जो है वो इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, इसको कबूल करना पड़ेगा दुनिया को। तो एक तो ईरान की यहाँ पर इस पे बहुत ज्यादा कोशिश है, और ईरान को ये पता है कि इसके जरिए हम अपने और भी मसाइल हल कर सकते हैं। रह गई ट्रंप की बात, तो ट्रंप के मामले में देखिए यहाँ पर जो एक आम जहनियत है वो ये है कि हम अमेरिका के साथ जंग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ हम दोस्ती का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये हमारे साथ चूंकि यानी मतलब ये कि जो हमले हैं वो बंद हो जाए, अमेरिका भी अपनी जो बेसेस है यहाँ से लेके जाए, अपनी फोर्सेस है यहाँ से दूर हटाए,
अमेरिका से दोस्ती हो ऐसा नहीं कि आज अगर ये डील हो गई और ये हो गया तो अमेरिका से दोस्ती हो जाएगी। उसकी वजह वही है कि अमेरिका ने जिस तरह के हमले किए, जिस तरह के जो लीडरशिप के सिलसिले में जिस तरह से रहबर इनकलाब को उसने शहीद किया, फिर उसके नतीजे में आपने देखा कि खाली ईरान नहीं बल्कि बहुत सारे मुल्कों में इस तरह के जज्बात हैं कि नहीं, इसका इंतकाम जरूर लेना चाहिए। तो वो दोस्ती का तो हमें नहीं लगता कि कोई एक नया चैप्टर शुरू हो पाएगा इन वाकयात के बाद। और अब ये कि इंतकाम कैसे लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, वो एक चीज मैं बताऊं, पूरी एक जो डिटेल यहाँ पर ये बात हो रही थी, एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे थे कि जिस दिन हमला शुरू हुआ, जिस दिन मीनाक पे बच्चियों को शहीद किया गया 168 या रहबर इनकलाब को शहीद किया गया, उस दिन पूरी हाँ क्या क्या तैनात था, कौन से फौजी तैनात थे। अगर वो 50,000 60,000 फौजी थे, उनकी डिटेल होनी चाहिए, कम से कम ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास होनी चाहिए कि वो एक एक फौजी, एक एक ओहदेदार, एक एक आम फौजी जवान जितने भी अमेरिकन थे उनकी हमारे पास डिटेल होनी चाहिए कि हमें बाद में इनसे हमें निपटना है। ये चीज हमने देखी। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जो सुप्रीम लीडर का एक पैगाम आया अभी हालिया, उसमें भी जिक्र है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी लोग हैं उसकी फेरिस्त हमारे पास मौजूद है, तैयार है। तो इंतकाम का तो हमें ये लग रहा है कि इस तरह का ये है कि इस तरह की तैयारी, कम से कम उनके नाम पता है कि ये कौन से लोग थे। अगर सबमरीन कोई थी इस एरिया में जहां से मिसाइल फायर किए गए, या वॉरशिप्स थे जहां से मिसाइल फायर किए गए, वॉरशिप्स कौन थी, उनपे कौन तैनात था, कौन से लोग थे, उनकी डिटेल क्या है। बाकी जो बड़े जैसे खुद डोनाल्ड ट्रंप है या जो पीट हेग्सेथ हैं वजीर जंग अमेरिका के, या डैन केन जो वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, या जो ब्रेट कूपर हैं जो सेंटकॉम के चीफ हैं, तो इनकी डिटेल तो पहले से है। उससे निचली सतह पर तो ये तैयारी हमने देखी कि इस तरह की तैयारी चल रही है। अब अगला मरहला ये कि तो मालूमात हासिल करना है, इनसे इंतकाम कैसे लिया जाए, इस पर जोर बहुत ज्यादा है। पब्लिक में, एक्सपर्ट्स की सतह पर, मीडिया में इस पे बात हो रही है। बाकी इंतकाम तो लेना है वो फोर्सेस को। एक बात और इस पे हो रही है कि भाई हमारे पास ये लिस्ट तैयार हो। मैंने भी ये भी एक डिबेट सुनी जो यहाँ की एक्सपर्ट्स असेंबली है जो सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है, उसके एक रुकन बात कर रहे थे कि हमें ये करना है कि हम एक ट्रिब्यूनल बनाएं और उसमें मुकदमा चलाएं और सजाएं सुनाई जाएं। फिर हमारे पास मैकेनिज्म उस वक्त उससे पहले तैयार होना चाहिए कि अगर हमने कोई सजा सुनाई, यानी ट्रिब्यूनल ने कोई सजा सुनाई, तो उसे एग्जीक्यूट करना है। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर हो वो मुजरिम, तो उनको वो सजा देनी है। इसका हमारे पास तैयारी, हमारे पास इसकी होनी चाहिए। मैं एक चीज इसमें बताना चाहूंगा, देखिए सद्दाम ने ईरान पर अटैक किए थे। ईरान ने वो 8 साल जंग चली, अटैक पर जो बमबारी होती थी, तो उस जमाने में सद्दाम की फौज में जो पायलट्स थे 141 पायलट्स, ईरान ने वो लिस्ट तैयार कर ली थी और उन पायलट्स को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ईरान ने बाद में कत्ल किया। अलग अलग बरसों में उनका सफाया किया ईरान ने, और ये वाकया हो चुका है। तो इस तरह की एक चीज हम देख चुके हैं पहले से, एक पैटर्न मौजूद है। तो ईरान उस तरफ जाएगा या किस तरफ जाएगा, लेकिन इस तरह की बात बहुत संजीदगी से ईरान में हो रही है, हम देख। यानी वो कानूनी तौर पर भी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे और कानूनी तौर पर जब फैसले हो जाएंगे तो उनके खिलाफ दुनिया में जहां भी होंगे उनके बदला लेने की तैयारी है। तो ये बहुत बड़ी तैयारी है जिसको बहुत आसानी से अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क स्टेट टेररिज्म भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ बदले की बात है और वो कानूनी तरीके से जाना चाहते हैं। अब से पहले इंटरनेशनल कोर्ट की भी बात होती रही है तेहरान में कि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी जाएं। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं सऊदी और यमन के बीच में जो वाकयात अब हो रहे हैं वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। क्या बाब अल मंदब बंद होने वाला है? क्या ईरान की तरफ से ग्रीन लाइट हो चुकी है कि बाब अल मंदब बंद कर दिया जाए? क्या है, ईरान किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहा है? चूंकि उनकी नजर में, दुश्मन की नजर में ईरान ने ही गलती की कि उसने जहाज भेजा, ईरान ने ही गलती की कि वो ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश की, यानी सऊदी अरब और अमेरिका और इजराइल की नजर में। तो ये
किस तरफ लेकर के जा रहा है? ये ईरान प्रोवोक कर रहा है क्या सऊदी अरब को? देखिए, अब ये है सूरत हाल के यमन और सऊदी अरब के दरमियान जो सीज फायर है उसको 11 साल हो चुके हैं, और 11 साल से सऊदी अरब ने ब्लॉकेड लगा रखा है कि कोई जहाज सना जा नहीं सकता और वहां से टेक ऑफ नहीं कर सकता, लैंड नहीं कर सकता। अगर कोई जाना चाहता है, एक इस्तिस्ना और एक्सेप्शनल कोई केस है, तो सऊदी अरब की इजाजत से ही होना चाहिए। इस तरह का लगा रखा था। अब पिछले दिनों हमने देखा कि यमन ने ऐलान कर दिया कि ये ब्लॉकेड अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे काजी साहब आपको बता दें कि यमनी अपना काम तो उनका चल रहा है, यानी उनका कोई चीज कुछ रुकी नहीं है, अपने रास्ते उन्होंने निकाले हुए हैं, और उनका जो उन खाने पीने की चीजें या बाकी चीजें जो उन्हें मुल्क में लानी है या मुल्क से बाहर भेजनी है, वो काम चल रहा है, उन्होंने उसका रास्ता तलाश किया हुआ है। लेकिन अब उनका कहना है कि ये खुफिया तरीके से और बच के, और ये सब नहीं, अलल ऐलान हम बिल्कुल खुल के तिजारत करेंगे, और अगर रोकने की कोशिश करता है सऊदी अरब तो हम उसको उसी अंदाज में जवाब देंगे। उन्होंने जवाब भी दे दिया। ये ऐसा क्यों हुआ है? ये ऐसा इसलिए हुआ है कि ये जो 40 दिन की जंग हुई है उसके नतीजे में जो अमेरिका की हैसियत है वो सबके सामने आ गई है। यमनियों को अच्छी तरह से पता है कि ये हमें रोक नहीं पाएंगे, और हमारी बेसिस पर अगर हमारे एयरपोर्ट्स पर अगर सऊदी अरब हमले करता है तो सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स हमारे लिए बिल्कुल हमारे दस्तरस में है, जो इसराइल तक अटैक कर रहे हैं। और यही हुआ अभी तो शुरुआत में पहले मरहले में सना एयरपोर्ट पे हमले के जवाब में यमन ने क्या किया कि अबहा पर अटैक किया। अबहा वो रेड सी के आसपास है, और यमन के बॉर्डर से, यमन का जो वो शुमाली बॉर्डर है उससे उसकी दूरी 100-150 किलोमीटर है। और ये दिखा दिया कि उस पर अटैक करके वो बंद हो गया, एयरपोर्ट इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा जब उन्होंने चाह लिया तो। लेकिन साथ ही साथ सैयद अब्दुल मलिक हौसी जो अंसारुल्लाह के सरबराह हैं, उन्होंने जो ऐलान किया कि सना एयरपोर्ट पर हमले का जवाब है रियाज पर एयरपोर्ट पर हमला। हमने इस बार नहीं किया है, लेकिन आइंदा यही होगा। अगर हमारे सना पर एयरपोर्ट पर हमला हुआ तो हम रियाज को हिट करेंगे, और बहुत आसानी से हिट करेंगे। बल्कि एक ऐलान उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने कह दिया, उसी वक्त कर दिया जिस वक्त हमला अबहा पे कर रहे थे, कि कोई भी एयरलाइन अगर इसमें आती है सऊदी अरब की फजाई हुदूद में तो वो ध्यान रखे कि हम उस पर अटैक करेंगे, उसे निशाना बनाएंगे। ये उन्होंने ऐलान कर दिया था। और मजे की बात यह है कि बहुत सारी एयरलाइंस ने कैंसिल कर दी अपनी फ्लाइट्स, यानी उसको संजीदगी से लिया। क्यों ऐसा लिया? इसलिए कि उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा पहले कर चुके हैं। तो अब क्या हुआ है, एक तो वो ब्लॉकेड से परेशान थे और उन्होंने उसको वो हटाना था। बेशक ईरान ने इसमें एक बड़ा रोल अदा किया कि अपना एक मुसाफिर तैयारा भेजा, एक गया और वापस आया, दूसरा फिर गया था जिसमें इन्होंने अटैक किया, उस पे रनवे पर अटैक किया, फिर वो सना के बजाय अल हुदैदा में जाके उतरा। अब ऐलान किया गया है महानेर की तरफ से कि हम रूटीन की फ्लाइट्स शुरू करने जा रहे हैं यमन के लिए। तो इसकी एक बात तो ये भी है कि 40 दिन की जंग का जो नतीजा रहा है ये उसका भी असर है। कहीं ना कहीं ये वाज़ेह हो गया है कि अमेरिका इस इलाके में कमजोर पड़ चुका है, इस तरह से कि अमेरिका अगर हमला कर सकता है, बेशक उस पर ताकत है, लेकिन जवाब में अमेरिकन बेसिस पर, अमेरिकन ठिकानों पर, अमेरिकन एसेट्स पर भी हमले किए जा सकते हैं। तो इस तरह के एक इक्वेशन कायम हो गया है। तो ये हमें देखना, अब जब अमेरिका के साथ ये हुआ तो सऊदी अरब जाहिर अमेरिका ही के रहमो करम पर, जो ताकत उसकी अमेरिका के ही रहमो करम पर है। तो हमें नहीं लगता कि सऊदी अरब की धमकियों से कोई डरने वाला है। यानी इसका नतीजा तकरीबन ऐसा आने वाला है शायद बहुत जल्दी, जैसा कि आपने बताया कि ईरान से रेगुलर मुसाफिर बरदार जहाज जाने शुरू होंगे, यानी बाकायदा उसका शेड्यूल तय होगा, ऐलान होगा और फ्लाइटें जाएंगी सना के लिए। तो ये यहां तक अगर बात पहुंच गई फिर तो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सरकार जो सऊदी अरब की गोद में बैठी है उसका क्या होगा? यूनाइटेड नेशन जिसने उसी को रिकॉग्निशन दिया हुआ आज तक, एक अजीब बदमाशी का अड्डा बन गया यूनाइटेड नेशन के। अमेरिका इजराइल जो चाहे उन्हीं के लिए फैसले करते हैं। वो दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो रियल है उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके, क्या लगता है फिर तो हालात बदलेंगे? उधर सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात भी कहा जाता है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्या होगा?
देखिए काजी साहब, अगर यमन की सूरत हाल को अगर आप देखें तो यमन में करीब 23-24 मिलियन, यानी 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 35-40 लाख, ये पूरी आबादी है यमन की। और इसमें से 1 करोड़ 80 लाख और 1 करोड़ 90 लाख आबादी वो है जो सनआ और अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाला जो इलाका है वहां पर बसती है। कुछ लाख जो है वो 30-35 लाख 40 लाख की आबादी है, वो बाकी हिस्सों में फैली हुई। यमन का असल में क्या है, यमन का जो एक शुमाली एक मगरबी हिस्सा जो है उसमें आबादी अच्छी खासी है, लेकिन जो मशरकी हिस्सा है उसमें बहुत ज्यादा डेजर्ट है, हजरमूत, और वो वहां पर आबादी नहीं है। तो सना का जिस पे कंट्रोल है, मेन आबादी इस वक्त वहीं पर है। 70-75% आबादी उसी हिस्से में बसती है जो इस वक्त उसके साथ है, अंसारुल्लाह के साथ है। तो बाकी अब जो हुकूमत वहाँ अदन में है या जो सऊदी अरब में है, उसकी कोई हैसियत नहीं बचती। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो बाकी हिस्से बचते हैं अंसारुल्लाह के कंट्रोल के अलावा जो हिस्से हैं, उसमें एक हिस्से पर यमन का कब्जा है। वहाँ ट्रांजिशनल काउंसिल एक यमन उसने इमारात सपोर्टेड एक फोर्स है जिसको ट्रांजिशनल काउंसिल कहते हैं। उसने अदन और कुछ जगहों पर उसका कब्जा है। और एक सऊदी अरब ने एक बना रखी है, एक वो नेशनल शील्ड नाम की, पैट्रियट शील्ड या नेशनल शील्ड, इस नाम दिया है, कबीलों की फोर्स है वो। तो वो जो बाकी हिस्सा है आबादी का और इलाके का, वो यमन और सऊदी अरब के बीच में इस तरह से बटा हुआ है। तो ये सूरत हाल है यमन की। और अंसारुल्लाह के लिए ये है कि जिस दिन वो चाहेंगे वो बाकी हिस्सों को आराम से मिला सकते हैं। बल्कि अब खबरें ऐसी भी आने लगी हैं कि जो इमारात का हिस्सा है वो भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि हम अपनी एक हमाहंगी करके अंसारुल्लाह के साथ मिल जाते हैं। तो पावरफुल है, अच्छे से उनके पास ताकत है, और अवामी सपोर्ट भी काफी ज्यादा है, कबाइल का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। हालिया दिनों में उन्होंने यही किया है कि दूसरे कबाइल को भी अपने साथ जोड़ा है अंसारुल्लाह ने, और 1 मिलियन की फोर्स तैयार की है इसी ब्लॉकेट को तोड़ने के लिए। सऊदी अरब ने जो ब्लॉकेट लगा रखा है, तो इस वक्त काफी मजबूत पोजीशन में है। सऊदी अरब के लिए यह है कि देखिए, सऊदी अरब के लिए कोई वो जिंदगी और मौत का सवाल तो है नहीं कि भाई यमन पड़ोसी मुल्क है, ऐसा तो नहीं हो जाके सऊदी अरब पे कब्जा कर ले रहे हैं, उनके मफादात पे कब्जा कर ले रहे हैं। ये तो दादागिरी है कि हमारी मर्जी की फोर्स नहीं रहेगी तो हम जंग कब से करने लगेंगे। इस तरह की जंग लड़ने के लिए फिर लोगों में बहुत जज्बा भी नहीं रहता। अब यमनियों में बहुत जज्बा है, उनको अपने मुल्क से ब्लॉकेट हटाना है, उसके खिलाफ जुल्म हो रहा है, उसको दूर करना है। सऊदी अरब के लिए क्या है कि वो बस खाली हमारा इन्फ्लुएंस रहे, हम जिसको चाहे वो हुकूमत में रहे। तो इसमें वो कहीं टिकेंगे नहीं। किराए के फौजी और इस तरह की वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसका ये तजर्बा भी पहले नाकाम हो चुका है। सूडानी फौजी वहां बहुत मारे गए थे, यमनियों ने काफी तादाद मारे थे, सऊदी अरब ने पहले भी ऐसी कोशिश की थी। तो वो हमको ये दे। दूसरी चीज सबसे बड़ी इस वक्त जो है वो एनर्जी का क्राइसिस सारी दुनिया में है, और एनर्जी के क्राइसिस का जो आज हाल है उससे और भी बुरा होता अगर सऊदी अरब की पाइपलाइन एक्टिव ना होती। पाइपलाइन कौन सी? जो ईस्टर्न सऊदी से वेस्टर्न सऊदी तक गई है, और वो पाइपलाइन पूरी तरह से अंसारुल्लाह की जद में है। जब चाहेंगे वो अंसारुल्लाह के लोग, अब वहां पे ही उसका काफी बड़ा यम्बो में उसका मरकज और जखीरा है, वो निशाना बनाएंगे, पूरी दुनिया के लिए क्राइसिस हो जाएगी। तो वो काफी मजबूत पोजीशन में है, और हम इस वक्त देख रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा है। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, और बाबल मंदब वो बंद कर सकते हैं, सऊदी अरब की पाइपलाइन पर हमले कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में, और ये 40 दिन की जंग के नतीजे में जो एक्सपोज हुआ है, जो अमेरिका की कमजोरी दुनिया के सामने आई है, उसमें और हिम्मत मिली है हूथी अंसारुल्लाह को। अच्छा, मैं अब हॉर्मुज के बारे में जानना चाहता हूँ। हॉर्मुज के मामले में जो ओमान का ढुलमुल रवैया है, उस ढुलमुल रवैये को ईरान ने किसी तरह से मामला तय करने का कुछ सोचा है, या ईरान को और ओमान के खिलाफ भी ताकत की जबान ही इस्तेमाल करनी पड़ रही है? इस बार ओमान पर भी ईरान ने हमले किए हैं, ओमान में अमरीकी ठिकानों पर। क्या लगता है, ओमान और ईरान के रिश्ते क्या ठीक ठाक रहेंगे? क्या ये हॉर्मुज दोनों मिलकर के ही चलाएंगे, या ईरान को फिर अकेले ही अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी? देखिए, हॉर्मुज के मामले में
ईरान ने ओमान के सिलसिले में ये किया था कि थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाया था। होर्मुज पर कंट्रोल तो ईरान ने अपनी ताकत से अकेले किया, ये जंग तो ईरान ने अकेले लड़ी, लेकिन ईरान का ये कहना था कि नहीं, चूंकि दूसरी तरफ ओमान है तो कोई भी मैकेनिज्म अगर बनाना है इसके मैनेजमेंट का तो हमें ओमान को शरीक रखना है। हाँ, ये पहले दिन से था कि ऐसा नहीं है कि ओमान को इस पे शेयर बराबर होगा, ऐसा नहीं है, वो कुछ परसेंट होगा, ये पहले से तय था। अब उस पर एक बातचीत बन सकती थी और हो सकती थी, और इसके लिए एक एक्सपर्ट्स की एक मुश्तरका ज्वाइंट एक कमेटी भी दोनों मुल्कों ने बना दी थी, बन गई थी वो। लेकिन ओमान पे असल में सऊदी अरब का, अरब मुल्कों का और अमेरिका का दबाव और धमकी उसके खिलाफ इतनी ज्यादा है कि वो ओमान पीछे हट जाता है। ओमान वो उसको संभाल नहीं पा रहा है, फेस नहीं कर पा रहा है उस धमकी को। हालांकि ईरान के साथ ये मैकेनिज्म बना लेना उसके फायदे में है, बिल्कुल एक नया जरिया उसको हासिल हो रहा है, लेकिन वो डर जा रहा है, घबरा जा रहा है, ये उसके साथ हो जा रहा है। तो अब डर के, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि ओमान के ऊपर अमेरिका ने प्रेशर डाला कि आप एक अलग रूट खोल दीजिए, अलग रूट खोल दीजिए और उसको हम जो है उस पर सिक्योरिटी हमारी रहेगी और हम उसको चलाएंगे। ईरान ने ओमान से साफ कह दिया कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और प्रैक्टिकली ईरान ने यही किया। उस रूट पर ईरान ने अटैक करने शुरू किए, जो भी जहाज वहां से गुजरा ईरान ने उस पर अटैक किया और उसको जाने नहीं दिया। अमेरिका ने इस बीच में ये कोशिश की कि जहाजों को लालच दिया कि आपका जो भी नुकसान होगा हम उसकी भरपाई कर देंगे। अमेरिका का मकसद ये था कि कुछ पैसे खर्च हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये हो जाए कि इस्टेब्लिश हो जाए कि एक अलग से रूट है जो ईरान के कंट्रोल से बाहर है, होर्मुज स्ट्रेट में। ईरान को भी ये पता था। ईरान पहले क्या कर रहा था, उन शिप्स पर ड्रोन अटैक कर रहा था कि वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, रुक जाते थे, और वो उसका जो खर्च होता था, जो नुकसान अमेरिका उसकी भरपाई कर देता था। जब ये अमेरिका ने करना शुरू किया कि पैसे दे के, लालच दे के वहां से निकाल रहा था, ईरान ने क्रूज मिसाइलों से अटैक शुरू किया कि जिससे जहाज डूब गए, पूरी तरह से आग लग गई, खत्म हो गए, इस तरह का, और पूरी तरह से रोक दिया था। हमने ये देखा कि वो नतीजे में अब वो रास्ता करीब करीब पूरी तरह से बंद है। वो जो केपलर इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो नजर रखती हैं मैरीटाइम नेविगेशन पर, वो भी अब बता रहे हैं कि उस रूट से कोई आ जा नहीं रहा है। कभी कोई एक जहाज चला गया, कोई इस तरह से हो रहा है, वो भी अंदर आते हैं, बाहर नहीं जा पाते। अंदर आने में ईरान बहुत दफा रास्ता छोड़ देता है, इसलिए कि पर्शियन गल्फ में जो आया वो ईरान के कंट्रोल में, बाहर निकलना तो उसे होगा तो ईरान की हमआहंगी से ही निकलना होगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने कंट्रोल कर रखा है और उसमें अमेरिका उसको खुलवा नहीं पाए। अमेरिका उसको खुलवा नहीं पा रहा है, और ओमान को भी एक तरह से खुला पैगाम दे दिया है कि या तो चलो हमारे साथ, नहीं तो आप कोई जहाज वहां से नहीं गुजार सकोगे। उधर यमन में नॉर्मल फ्लाइट भेजने की बात कर रहा है, उधर हिजबुल्ला और बाकी और ग्रुप्स को भी पैगामात गए हैं, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। यानी बड़ी जंग की तैयारी है ईरान की तरफ से। ईरान के मकासद साफ हैं, वो होर्मुज पर कंट्रोल पूरा उसी तरह से जारी रखेगा। कोई वो जो एक पैगाम, एक स्टेटमेंट भी आया है, एक कतरा, एक बूंद भी तेल हम यहां से नहीं गुजरने देंगे जब तक अमेरिका के हमले जारी रहते हैं। पूरी दुनिया कब तक बर्दाश्त करेगी अमेरिका के हमले, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।